हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, बजट के बारे में देखा था, उसके कुछ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट देखा था, कुछ पॉलिटी से संबंधित था, जैसे कि अनुच्छेद 112 है ना, अनुच्छेद आर्टिकल 112, और इसके बारे में देखा था हमने। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे कि जैसे कि बजट के अंदर ही हमने देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब जैसे कि उस रिसिप्ट के अंतर्गत जैसे हमने देखा था रिसिप्ट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या था, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा उसको एक आपको मतलब 2 मिनट का एक रिवीजन कराता चलूँ मैं। देखिए, डायग्राम के साथ हम समझ लेते हैं कि बजट का जो व्यय था, है ना, बजट में व्यय, मान लीजिए बजट है, इसी के अंदर अंतर्गत तो हम सब पढ़ रहे थे ना। जैसे कि एक था तो रेवेन्यू रिसिप्ट, एक सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे आप भी बना सकते हैं अपने नोट्स में। रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देखिए हमने ये इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह देख चुका है हमने, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पढ़ेंगे, है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसके पहले हम रेवेन्यू रिसिप्ट देख लेते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, इसके अंतर्गत जैसे कि आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत में दो तरह के थे। एक तो था माफ़ करिएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में कह रहा हूँ, ये इसको आप रीड करिएगा। देखिए, रिसिप्ट, जो रिसिप्ट से सरकार के, उसके अंदर का दो तरह का रिसिप्ट है ना। एक था रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये इसको हटा देती है, एक्सपेंडिचर था, है ना। अरे इसको डिलीट करना, दोबारा से बनाते हैं, गड़बड़ हो गया, इसको कैंसिल स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, कैसे करते हैं ये। अरे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि बजट वगैरह हमने शुरू किया था, है ना। तो बजट में हमने देखा था कि उसके कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे, है ना, उसको कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि क्या क्या था, जहाँ जहाँ प्रश्न आते हमने देखा था। और उसमें पॉलिटिक्स संबंधित जो था, जैसे कि आर्टिकल थे 112 आर्टिकल, जो हमारे संविधान से संबंधित, संविधान में जो बजट से संबंधित चीज़ें दिया हुआ है। जैसे कि हमारे संविधान में बजट तो नहीं लिखा गया है ना। 112 में जो हमारे भारत में जो के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें एक क्या है, फाइनेंशियल, एक एनुअल फाइनेंशियल विवरण वगैरह जो है ना, वित्तीय वार्षिक विवरण है उसमें, है ना। तो उसके बारे में दिया गया है। तो ये सब हम सारी चीज़ें समझे थे, बाई चार से सभी हमने समझा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो हम बजट के अंतर्गत में जैसे कि देखा था व्यय, जो बजट के अंदर में क्या बजट क्या होता था, बजट में जो व्यय सरकार की है, और जो राजस्व सरकार की इकट्ठी हो रही है ना, जो राजस्व आ रही है और जो सरकार व्यय कर रही है, आय और व्यय दो चीज़ें है। इसको ही बजट के अंतर्गत जो है पूरा विवरण बनाया गया रहता है, इकट्ठा किए, समृद्ध की जाती है, तो यही बजट होता है। तो हमने इस सारी चीज़ों को समझा था। तो आज हम इसमें ही आगे जो बाकी रह गया था उसको देखा जाएगा।
तो जैसे कि हमने पिछली बार जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह देखा था, जैसे कि जो बजट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते चले, आपको रिकॉल करा दें आपको। जैसे कि ये बजट है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मान लीजिए है रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट है सरकार की, और एक क्या एक्सपेंडिचर होती है। तो एक्सपेंडिचर तो हम आज पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि पिछले एग्जाम में रिसिप्ट पढ़ा था। तो एक्सपेंडिचर जो है हम आज पढ़ेंगे। और रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट में हमने दो चीज़ देखे थे। हमने एक तो देखा होगा, एक था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट था, है ना, और दूसरा था कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट था, है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था? तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हम उसका डिफिनेशन पढ़े थे कि वैसे रिसिप्ट सरकार के पास आए जिससे सरकार की ना ही देनदारियाँ बढ़े, है ना, और ना ही सार्वजनिक संपत्ति कम हो। तो वो क्या होता था? रेवेन्यू रिसिप्ट होता था। और कैपिटल रिसिप्ट में सीधे इसके विपरीत चले जाइए। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता था कि इसमें सरकार की जो है देनदारियाँ भी बढ़ जाती थी, है ना। मान लीजिए सरकार कर्ज ले लेती थी, तो उससे भी रिसिप्ट इकट्ठा होता था, तो उसमें देनदारियाँ बढ़ जा रही थी। या सरकार क्या करती है कि जो सरकारी जो संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको सरकार उसमें विनिवेश करती है या बेचती है कहे, तो उससे जो रिसिप्ट होता था सरकार को, वो किस में आता था? ये सारी चीज़ आती थी कैपिटल रिसिप्ट में, है ना। तो हमने इसमें दो चीज़ पढ़ा था, एक रेवेन्यू रिसिप्ट देख लिया था और कैपिटल रिसिप्ट देख लिया था। अब जैसे कि आप रेवेन्यू रिसिप्ट देखिएगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी जो है इसी में दो प्रकार की चीज़ें थी, है ना। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसमें दो तरह के थे। कहाँ कहाँ से आ रहे थे रिसिप्ट सरकार के पास? एक तो टैक्स बेस्ड था, टैक्स रिसिप्ट से आ रहे थे, है ना। एक नॉन टैक्स रिसिप्ट आ रहा था, है ना, नॉन टैक्स के माध्यम से, नॉन टैक्स, है ना। तो देखिए टैक्स से जो आ रहा है, जिसमें टैक्स में दो प्रकार के थे। एक तो था डायरेक्ट टैक्स था, एक था इनडायरेक्ट टैक्स था, मतलब प्रत्यक्ष कर था, अप्रत्यक्ष कर था। इसके अंतर्गत हमें अब आज देखेंगे, इसके अंदर हम जैसे कि जीएसटी वगैरह पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, ये सब देखेंगे इस लेक्चर में, है ना। पिछली बार हमने ये सब नहीं बताया था, पिछले लेक्चर हमने ये नहीं पढ़ा था। फिर नॉन टैक्स वगैरह क्या था? जैसे कि सरकार फाइन वगैरह चार्ज करती है ना, कोई फ़ी वगैरह लिया जाता है, कोई सार्वजनिक स्थल पे जाने पे, या वो कोई फ़ी लगता है, या कोई सार्वजनिक सेवा ले रहे हैं, सरकारी सेवा ले रहे हैं, वहाँ फ़ी कोई जमा करते हैं, माइनर था 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी जमा करते हैं, वो फ़ी से सरकार को जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो ये सब किसमें ये आते थे? रेवेन्यू रिसिप्ट में होता था, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा जाएगा, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं समरी बता दूं कि देखिए, अब रिसिप्ट हम पढ़ रहे थे सरकार के पास जो भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं अलग अलग माध्यम से, टैक्स से, नॉन टैक्स से, इसके अलावा और कई भी तरह का अलग अलग वैट लगा रही है सरकार, कॉरपोरेशन टैक्स से सरकार को जो पैसे मिलते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों जो टैक्स से जो इकट्ठा हो रहा था रेवेन्यू, है ना, या नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जो इकट्ठा हो रहा था, वो सब हम देखा था, वो क्या सब पूरा रिसिप्ट में आता था। अब सरकार पैसे इकट्ठा कर ली, अब इकट्ठा हो गया था, अब सरकार खर्च भी करती है, तो खर्च के लिए भी जो है उसको भी अब चीज़ों मतलब उसको समझते हैं, उसको भी बांटा गया दो चीज़ों में, है ना। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, तो हम इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे। तो अब इसमें थोड़ा आप समझिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में तो सरकार को पैसे आ रहे थे, अब इसमें सीधे विपरीत मतलब इसके अपोजिट में जाइए। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसमें सरकार को क्या होता है कि सरकार जो पैसे इकट्ठा की रहती है, उसमें से उन जगहों पर खर्च करती है जहाँ से सरकार को ना ही मतलब किसी तरह का ना ही सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है ना, और ना ही सरकार का कोई सार्वजनिक संपदा नहीं बन पाता है, और ना ही
देनदारियाँ सरकारी कम होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार मान लीजिए सरकार क्या करे कि पैसे को खर्च करे कहाँ पे, जैसे सब्सिडी दे दे लोगों को, कुछ योजनाओं पे खर्च कर दे, है ना। तो योजनाओं मान लीजिए खर्च करती है सरकार, तो उस तरह का जैसे कि मान लीजिए सरकार क्या करे, कृषि में अभी समस्या चल रहा था, विवाद चल रहा था किसानों के लिए, कि किसानों के लिए जो कर्ज था, तो कर्ज का जो है क्या माफ़ कर रही थी सरकार, तो कहाँ से पैसे लाएगी, वहीं से तो दे रही थी पर सरकार पैसे। तो मान लीजिए किसानों का कर्ज सरकार ने चुका दिया, एग्जाम्पल मारा, चुका दिया सरकार ने, तो सरकार को इसमें ना ही कोई सार्वजनिक संपत्ति बनी, है ना। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, बाकी वो सही है गलत है मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए उस सरकार ने किसानों को हमारे सारे कर्ज माफ़ कर दिए, तो उसमें तो सार्वजनिक संपत्ति नहीं बनी, है ना, और ना ही सरकार की देनदारियाँ कम हुई एक तरह देखा जाए तो। बाकी एथिकल एथिकल की बात हम नहीं कर रहे। तो इसको ये क्या क्या हो जाएगा, ये राजस्व एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, आप देखते हैं एग्जांपल में, मान लीजिए आपने क्या किया कि आपके पास जो पैसे हैं उससे आपने क्या किया कि आपने जो पहले से जो कर्ज लिया हुआ है उसको भी उसको आपने नहीं, अब वो कर्ज नहीं चुका रहे हैं पैसे से, है ना। जो पैसे आपने इस महीने का जो आपको पैसे मिले, जो आपको सैलरी आई है, उससे आपने क्या किया कि जो पहले कर्ज है उसको नहीं चुकाया, है ना। वो देनदारी जो पहले से थी वो देनदारी अभी तक बनी ही रही है, उसमें कुछ आप नहीं कर रहे हैं। जो पैसे हैं उसको आपने क्या किया, उसको आपने क्या ऐसे जगह पर खर्च किया जहाँ से, जैसे कि आपने मूवी देख लिया, है ना, या कोई अन्य चीज़ों में खर्च किया, जिससे कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए आप नहीं घर बना रहे हैं, ना ही कहीं जा रहे हैं, खाने पीने में खर्च के लिए सारे पैसे जो है मतलब अपने पे अब निवेश कर खर्च कर दिए। तो इस जिससे आपको किसी भी तरह का कोई संपदा नहीं बना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, जो उसके पास पैसे आता है, वो क्या करता है, मान लीजिए सैलरी आती है उसको 50,000 रुपये, उसमें से क्या करता है कि फ़ोन खरीद लेता है ना। तो फ़ोन खरीदता है तो निर्माण हुआ ना संपत्ति को, फ़ोन बाद में बेचेगा तो कुछ तो रुपये में बेचेगा, तो फ़ोन खरीद लेता है, कुछ पैसा कपड़े ले लेता है, कई सारी चीज़ें ले लेता है ना। तो वो क्या है, वो उसके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कि उससे कोई उसको जो है उस सॉरी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब उससे तो कोई उसको संपदा वगैरह बना नहीं, और ना ही कोई देनदारियाँ कम हुई। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास जो सैलरी आती है उससे वो वैसे काम करता है जिससे कोई मतलब संपदा उसको नहीं बन रहा, बस कोई संपत्ति नहीं बना रहा, उससे कोई धन अर्जित नहीं। पैसे आए उसके पास 10-50 हज़ार रुपये, उसमें से पूरे पैसे वो खाने में, रहने में और अन्य चीज़ों में खर्च कर दिया, जिससे कुछ नए चीज़ खरीद के दिखने के लायक, या कुछ ऐसा कुछ नहीं खरीदा जो, जैसे कि ज़मीन नहीं खरीद पाया, या मोबाइल नहीं खरीदा, या कपड़े, ये सारी चीज़ों का को नहीं खरीद पाया, तो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ना ही उसने जो लोन लिया था उस लोन को भी उसने नहीं चुकाया, तो इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। उसी तरह सरकार भी जो है, सरकार क्या करती है, मान लीजिए सरकार ने क्या किया है कि कुछ पैसे को क्या करती है सरकार, कई तरह के काम होती है गवर्नमेंट के पास। सरकार लोगों के, जैसे कि बूढ़ा पेंशन आपने सुना होगा, उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं, ऐसे अमाउंट बहुत कम दिए जाते हैं, उसमें चेंजिंग तो होनी चाहिए। तो अभी सरकार उसमें बहुत कम पैसे देती है, लेकिन चलिए देती है। सब्सिडी के तौर पर सरकार कई तरह खर्च करती है, किसानों को कई तरह के जैसे कि कृषि में बढ़ोतरी हो, किसानों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए, इसके लिए सरकार एमएसपी वगैरह देती है ना। सब्सिडी ही तो है ये, एमएसपी देती है, एमएसपी वगैरह देती है, कई आपने देखा होगा 22-23 फसलों पे दिया जाता है एमएसपी, है ना, 24 फसल है शायद, तो एमएसपी दिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो खर्च होता है ना, इससे सरकार को ना ही देनदारियाँ कम हो रही हैं और ना ही कोई सार्वजनिक संपत्ति बन रहा है ना, कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है ना। मान लीजिए कोई सरकार क्या करती कि उन पैसों से क्या करती कि कहीं इक्विटी खरीद लेती किसी कंपनी में, या कोई नए बिल्डिंग्स वगैरह खरीदती, है ना, या कुछ नए निर्माण करती, कोई पार्क बनाती, तो ये एक तरह क्या है, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो रहा होता है ना। तो ऐसा कुछ तो कर नहीं रही है सरकार। तो जब ऐसा नहीं कर रही है तो वैसे खर्च कर रही है जिससे कुछ सार्वजनिक संपत्ति निर्माण नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ उसकी देनदारियाँ भी कम नहीं हो रही है। तो ये क्या है, इसको कहेंगे राजस्व व्यय, है ना, इसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको इसको देखें। इसके अंतर्गत देखिए कुछ देखिए इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे मान लीजिए सरकार क्या करे कि लोन ली हुई है ना, 50,000 करोड़ की लोन ली हुई है सरकार, है ना, उस पर से जो इंटरेस्ट सरकार को चुकाना है हर महीने, हर साल, जो भी है, टाइम लिमिट है, जो टाइमिंग से चुकाना है उस टाइम से मान लीजिए सरकार चुकाते जा रही है, तो लोन चुका रही है, देनदारियाँ तो कम नहीं हो रही है ना,
लोन ही तो चुका रही है। जो 50,000 करोड़ जो पहले से उसने लोन लिया है उसको तो चुका ही नहीं, वो तो देनदारी है कि उतना ही है। हाँ, ये इंटरेस्ट दे रही है। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत आएगा राजस्व व्यय। इसमें सरकार खर्च करती है, इसमें अच्छा खासा पैसा जाती है सरकार का। फिर सैलरी में भी जाती है, सैलरी में ज़्यादा है। मान लीजिए अभी देखिए सरकार, आपने देखा होगा बहुत सारी नौकरी पर संविदा पे कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब नौकरियाँ देने की कोशिश कर रही है। जैसे कि चाहती है सरकार के लोगों को संविदा बढ़े, 10 साल 5 साल के लिए देना पड़े, जिसमें पेंशन नहीं देना पड़े, सैलरी वगैरह हमेशा नहीं देना पड़े, है ना। इस तरह को अभी अभी नई नई योजना है, अभी देखा होगा आपने, है ना, 4 साल के लिए मिलिट्री में। तो इन सारी चीज़ों पर अब ध्यान देगा। तो सैलरी वगैरह और पेंशन वगैरह जो है, सैलरी और पेंशन, तो सैलरी और पेंशन पर जो सरकार की जो है अच्छा खासा खर्च होती है। तो ये इस पर सर कोई पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है, मतलब कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, पूंजी कर रहा हूँ सॉरी, कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, और ना ही कोई देनदारियाँ कम हो रही है सरकार की, है ना। अब मान लीजिए पेंशन देने से सरकार की कौन सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगा, का निर्माण हो जा रहा है। सरकार लोगों को जो पेंशन दे रही है, तो बस लोगों को जो पेंशन मिलेगा पैसे, उसे कुछ तो मतलब सरकार के लिए कोई निर्माण तो नहीं हो रहा है ना सार्वजनिक संपत्ति का, है ना। तो और बाकी जो सैलरी है, सैलरी का भी वही बात है। तो ये किस में आता है, ये आता है राजस्व व्यय में, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। फिर उसके बाद ग्रांट्स वगैरह दिए जाते हैं सरकार, जैसे कि अभी जब बजट होगा, जब बजट आता है ना, तो बहुत सारे देशों को सरकार शुरू से ही, कुछ देशों को सरकार जो है ग्रांट्स वगैरह देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मान लीजिए जितने पैसे इकट्ठे होते हैं ना, जब जीएसटी वगैरह बताऊंगा तब इसमें और समझ में आपको आएगा कि जितने पैसे वगैरह इकट्ठे होते हैं, रेवेन्यू सरकार के पास जो इकट्ठा होता है, तो सरकार को भी तो देते, राज्य सरकारों को तो दिया जाता है। ये राज्य सरकारों को ग्रांट्स बांटे जाते हैं कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग परसेंट बताए गए हैं, है ना। जो विशेष राज्य हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो ये चीज़ों को हम समझ गए। फिर सब्सिडी वगैरह आपको बताएं दिया हूँ, सब्सिडी वगैरह देखिए, सब्सिडी वगैरह दिया जा रहा है। तो सब्सिडी देने से, जैसे कि एमएसपी क्या है, सब्सिडी है। तो इसमें सरकार का ऐसा थोड़ी ना है कोई कोई सार्वजनिक संपत्ति निर्माण हो रहा है ना, कोई सार्वजनिक संपत्ति निर्माण तो हो नहीं रहा, और ना ही कोई देनदारियाँ कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। आगे हम देखते हैं। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में समझ लिए, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसी एक्सपेंडिचर सरकार उन जगहों पर खर्च करती है जहाँ पे कुछ सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है या देनदारियाँ सरकार की कम होती है। अब इजी शब्दों में समझ लीजिए, मतलब कि मान लीजिए सरकार क्या करे, सरकार ने क्या किया कि कहीं निवेश कर दिया या लोगों को लोन दे दिया, है ना। तो लोन देगा तो उससे तो पैसे मिलते रहेंगे ना सरकार को। या सरकार ने क्या किया कि जो उसने लोन ली हुई थी 50,000 करोड़ रुपए का, जो उसने लोन लिया था, जिससे ब्याज भी चुका रहा था हर महीने, सरकार ने क्या किया कि वो लोन को ही चुका दिया। तो देनदारियाँ कम हो गई सरकार की, अब तो ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, देनदारियाँ भी कम हो गई। तो ये किस में आएगा, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से समझिए इसको। मान लीजिए आपकी जो सैलरी आई महीने की 50,000 रुपये, उसमें से आपने पहले क्या काम किया, उसमें से आपने क्या किया कि जो 20,000 रुपये अपने दोस्त से कर्ज लिया था उस दोस्त को आपने दे दिया, तो देनदारियाँ कम हो गई। दूसरी बात ये कि आपने उस पैसे से क्या किया कि घर में कोई काम कर लिया, जैसे कि कुछ टूटा है फूटा है या कुछ घर में कोई मरम्मत करा लिया। तो एक तरह से ये आपने सार्वजनिक मतलब अपना घर का निर्माण कराया ना, तो निर्माण दिख रहा है, निर्माण आपने कराया, तो ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। ये एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कोई मेट्रो प्रोजेक्ट पे खर्च करती है, और क्या कि मेट्रो सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार कोई है मेट्रो, जैसे कि दिल्ली मेट्रो बन रहा है, तो उस पर जो खर्च हो रहा है तो एक तरह का सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो रहा है ना। कोई पार्क सरकार बना रही है, सरकार ने क्या किया, कोई कंपनी है उसमें 51% या उससे ज़्यादा की इक्विटी उसने खरीद ली, है ना। तो इक्विटी खरीद सरकारी कंपनी हो गई, तो सार्वजनिक संपत्ति बढ़ गया। और तो ये सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखिए 4 चीज़ें हैं, आपको 4 चीज़ों में आपको ध्यान देना है। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर एक तरफ है कैपिटल रिसिप्ट, फिर एक तरफ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ कि ढंग से समझ जाएं आप। 2 चीज़ें हैं, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट
है ना। एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसके ही अंतर्गत जो है, मतलब इसके अंतर्गत नहीं है, इसके साथ में है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको इधर लिखता हूँ, रिसिप्ट है ये, रेवेन्यू है ना। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए एक है, ये है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो इसमें जो है सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और प्लस देनदारियाँ, देनदारियाँ है ना, देनदारियाँ, सार्वजनिक संपत्ति रेवेन्यू रिसीट में जो है सार्वजनिक संपत्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट इकट्ठा होने के लिए सार्वजनिक संपत्ति कम नहीं होगा, ये कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं मतलब डिक्रीज नहीं करना चाहिए। और देनदारियां जो है ये बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है सार्वजनिक संपत्ति जो है कम नहीं होना चाहिए और देनदारियां जो है नहीं बढ़ना चाहिए। समझ गए, मतलब कि सार्वजनिक संपत्ति बेचना भी नहीं है और जो है लोन लेना भी नहीं है, ऐसे समझिए रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। कैपिटल रिसिप्ट जो है पहले ये समझ लीजिए। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, इसमें जो है सार्वजनिक संपत्ति बन भी नहीं रही है, सार्वजनिक संपत्ति जो है ये बन भी नहीं रही है, नहीं बन रही है ना, निर्माण नहीं हो रहा है, निर्माण नहीं, निर्माण नहीं हो रहा है ना, निर्माण नहीं हो रहा है सार्वजनिक संपत्ति का। और साथ साथ में जो देनदारियां हैं, देनदारियां भी कम नहीं हो रही हैं, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट में जो देनदारियां हैं, है ना, वो भी कम नहीं हो रही है, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है देनदारियां जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, जो पैसे आएंगे मतलब उसमें बढ़ता नहीं है, और साथ ही साथ में जो सार्वजनिक संपत्ति बिकता भी नहीं है, ऐसे समझे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चले जाइए, इसमें जो है सरकार ऐसे खर्च करती है कि जो देनदारियाँ हैं वो कम भी नहीं होती है और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका निर्माण भी नहीं होता है। सिंपल समझ गए होंगे। अब उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट में आ जाए, कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, इसमें सरकार बेचती है सार्वजनिक संपत्ति को, क्या करती है, सार्वजनिक संपत्ति कम होता है, सार्वजनिक संपत्ति कम भी हो रहा है ना कैपिटल रिसिप्ट में, और साथ साथ में क्या हो रहा है, लोन भी ले रही है, मतलब कि देनदारियाँ भी बढ़ रही है, मतलब लोन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लोन, है ना। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार क्या करती है, इसमें क्या करती है सरकार, इसमें क्या करती है कि लोन वगैरह जो ली होती है ना सरकार, इसको चुका देती है, तो लोन कम हो गया, देनदारियाँ कम हो गई, और साथ साथ में सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है ना, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, सार्वजनिक संपत्ति सरकार क्या करती है, बनाती है। तो ऐसे समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं भारत के अंदर जो टैक्स प्रणाली है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सरकार टैक्स लगाती है और कैसे उसके टैक्स इकट्ठा होता है, उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत एक हल्का फुल्का चीज़ समझ लेते हैं। देखिए मुख्यतः जो है भारत के अंदर दो प्रकार के टैक्स होते हैं, जितने टैक्स हैं उनको दो प्रकारों में बांटा गया, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्स जो है, प्रत्यक्ष कर जो है, अब इसमें कैसे समझेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि ऐसा हो ना किसी के साथ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझाने अच्छा से समझ पाएंगे आप
कि किसी व्यक्ति को चोट लगे और उसी के बॉडी से ब्लड निकले, तो मतलब डायरेक्ट टैक्स, है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को चोट लगे लेकिन ब्लड निकले किसी तीसरे व्यक्ति को, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। मतलब लगता किसी और पे है, चुकाता कोई और है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट है। लगता जिस पे है वही चुकाता है, वो डायरेक्ट टैक्स है। तो ये तो सिंपल शब्द में हो गया। देखिए, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अब वैसा कर, यहाँ पे देखिएगा, वैसा कर जिस पर जो करापात एक होता है यहाँ पे, है ना, जो इंसिडेंस होता है जिस पे और जो इम्पैक्ट होता है दोनों पे, है ना, जिस पे लगता है वहीं चुकाता है, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है ना। वैसा कर जिस कारापात भी उसी व्यक्ति पे है और काराघात भी उसी पे है ना। दोनों जो है, मतलब टैक्स जिस व्यक्ति पर लगा चुकाना भी उसी को है, तो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है ना। इसके अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। जैसे कि इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स जो है सीधे लगता है। मान लीजिए आपके पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, सैलरी में आ रहे हैं, तो टैक्स जो उसमें से कट ही जाते हैं ना सीधे। उसके लिए कोई तीसरा तो चुकाया नहीं आता है ना। मान लीजिए महीने की सैलरी जो आ रही है, मान लीजिए 5 लाख रुपए आ रही है, तो 5 लाख 6 लाख पर जो टैक्स बनता है वो तो 10-15% जो बन रहा है ना, तो वो तो सरकार पहले ही तो कट जाएगा आपका टैक्स में, है ना। तो सीधे आपके पैसे आ रहे हैं, आप ही पे सीधे कट के, मतलब टैक्स आप पर लगा, चुकाया किसने, आप ही ने चुका दिया। तो उसको क्या कहा जाता है, इनकम, ये उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, है ना। ये डायरेक्ट टैक्स, इसमें इनकम टैक्स है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स देखिए, जो कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है, जैसे कंपनियां वगैरह हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनका जो सालाना जो टर्नओवर है, जी उनका इनकम है, मान लीजिए किसी कंपनी का 50,000 करोड़ इनकम है सालाना, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो 50,000 या जितना भी हो करोड़ में इनकम है, तो उस पर सीधे मान लीजिए इससे उसको इतना फ़ायदा हुआ 50,000 करोड़ रुपये का, तो उस पर सरकार ने क्या किया कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाया। तो उस पर जो टैक्स लगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, उसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स कहेंगे, है ना, प्रत्यक्ष कर कहेंगे। तो ये हो गया प्रत्यक्ष कर। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर होता है। अब वैसा कर जो इंसिडेंस जिस पे हो, लेकिन उसका जो है जो चुकाने का व्यक्ति हो कोई तीसरा चौथा कोई अन्य दूसरा व्यक्ति हुआ, समझ गए। जिस व्यक्ति पे काराघात किसी दूसरे पे हो, और कारापात दूसरे पे हो, और काराघात किसी दूसरे पे हो, है ना। अलग अलग लोगों पर, अलग बिंदु पे लगता है ना, अलग अलग बिंदु पर जगहों पर होता है, उन्हें प्रत्यक्ष कर कहा जाता है ना। जैसे कि इसमें अब देखिए, मान लीजिए मान लीजिए चोट लगे राम को और ब्लड आए श्याम के बॉडी से, तो ये किस तरह का, मतलब एक तरह का रिलेशन है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, है ना। मान लीजिए पैसे टैक्स लगा आप पर, लेकिन चुकाना किसको है, किसी दूसरे व्यक्ति को चुकाना है टैक्स, तो उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इसके अंतर्गत जो जीएसटी है, तो जीएसटी प्रश्न कई बार आता है कि प्रश्न पूछ जाते हैं कि जीएसटी जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट टैक्स है। तो आप इसमें देख बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि जीएसटी में जो है, इसमें जो है टैक्स जो टैक्स लगते हैं वो ट्रांसफरेबल होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसमें कैसे होता है। तो उसके बाद देखिए कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, ये थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे। कस्टम ड्यूटी होता क्या है, जो भी देश के अंदर एक्सपोर्ट मतलब देश के बाहर वगैरह या देश के अंदर एक्सपोर्ट जो होता है, उस पर सरकार जो कस्टम ड्यूटी लगाती है ना, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है देश के बाहर, देश के अंदर का इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। मान लीजिए भारत से अफ़गानिस्तान या भारत से अमेरिका चावल वगैरह जा रहा है, तो चावल वगैरह भारत से जाता है ठीक ठाक मात्रा में, और भी सारी चीज़ें जा रही है, तो उस पर सरकार जो टैक्स लगाएगी। या भारत में कोई वस्तु आ रही है, तो उस पर सरकार क्या लगाएगी, इंपोर्ट टैक्स लगाएगी। तो वो भी किस में आता है, वो भी आता है अप्रत्यक्ष कर में आता है ना। अब कैसे आता है ये देखिए, अब उसमें सरकार टैक्स लगाती है, तो टैक्स जब लगाती है उस पर एक्सपोर्ट, मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कई बार सरकार क्या करती है कि उन चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा देती है। जैसे कि कोई वस्तु बाहर से आ रही है देश के अंदर, चाइनीज़ कोई जो बल्ब होते हैं दिवाली वाले, या अन्य और भी सारी चीज़ें आती है, तो सरकारों को मान लीजिए चाहिए कि नहीं हम उस चीज़ों को अपने यहाँ बेचेंगे, लाएंगे, तो होगा क्या कि जैसे कि भारत से बाहर के जो कई सारे प्रोडक्ट है जो है काफ़ी सस्ते होते हैं, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ तो बाहरी जो देश होते हैं, कई आजकल जो है देश में कई तरह से युद्ध होते रहता है ना, अलग कूटनीति चलती रहती है, राजनीतिक है, सब राजनीति है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थोड़ा अलग तरह का है आजकल। तो अब मान लीजिए चाइना है, अब चाइना ने क्या किया कि कुछ ऐसा चीज़ बनाया कि वो बहुत कम से कम फ़ायदा लिया या फ़ायदा लेना ही छोड़ दिया, कहेगा नहीं फ़ायदा मुझे नहीं चाहिए। जैसे पाकिस्तान जैसे देश है, वो फ़ायदा ही नहीं लिया, वो क्या किया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे, जैसे चाइना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो सबसे सस्ते दामों पे भारत के बाज़ार में आ रहा है, और भारत सरकार जो है उस पर टैक्स वगैरह कोई खास नहीं लगा, नॉर्मली उसको जाने दे, मतलब भारत में बिके। तो उससे क्या होगा कि अब इकोनॉमिक आती है, किसी भी मार्केट में जो है जो वस्तु सस्ती है और अच्छी है उसी को लिया जाएगा। तो अगर सस्ती है तो लोग उसी को परचेस करेंगे। तो होगा क्या कि जो हमारे यहाँ कुटीर उद्योग है वो टूट जाएंगे, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं उसको, है ना। तो इन सारी चीज़ों को से निपटने के लिए सरकार क्या करती है कि टैक्स बढ़ा देती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा देती है। कि वो फिर जब बढ़ा देती है, मान लीजिए 100 रुपये का कोई वस्तु आ रहा है, बाहर से कोई वस्तु आ रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपये का कोई फ़ोन आ रहा है ना, जिसका वैल्यू सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन का कोई फ़ोन है जो भारत में बनाया जा रहा है, और उसका मूल्य कितना है, मान लीजिए उसका 20,000 रुपये है। और चाइना जो है, चाइना सेम कॉन्फ़िगरेशन का, उससे भी एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन बनाती है, और उसको क्या करती है, देश में लाती है भारत में। तो फिर आप वहीं फ़ोन खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, आप खरीदनी भी चाहिए, सस्ती चीज़ लेंगे आप। ग्लोबलाइजेशन है भाई, वैश्वीकरण के बाद यही सब तो एक हो गया ना, ओपन मार्केट हो गया देश। तो आप वही चीज़ लेंगे, बड़ा बाजार है एक विश्व। तो इससे क्या होगा कि भारत के अंदर जो कुटीर उद्योग है, या जो हमारे यहाँ जो छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हैं मोबाइल वगैरह का निर्माण करने वाली, तो वो जो फ़ोन वगैरह है या वस्तुएं हैं वो तो फिर बिकेंगे नहीं ना। तो इसलिए सरकार क्या करती है, उन सारी चीज़ों को, सब सारी चीज़ों पे नहीं, जो अच्छी चीज़ें हो तो देश के अंदर आती ही हैं। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि उस पर टैक्स बढ़ा देती है। अब 10,000 का जो फ़ोन आ रहा था वो सरकार बढ़ा कर दी 21,000 रुपये, है ना। तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए इसको सरकार क्या कहती है, कस्टम ड्यूटी लगा दी, इसको कहा जाता है कस्टम ड्यूटी है ये, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप समझ गए, डायरेक्ट टैक्स समझ गए। अब हम चलते हैं जीएसटी देखते हैं कि देखिए जीएसटी जो है एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है ना, अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी जो है उसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए अब इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लें, एक बेसिक देख लिया जाए कि जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये सबसे पहले जो है फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, 1944 में हुआ था, है ना। सबसे पहले हुआ था ये 1944 में। और भारत जो है इंडियन मॉडल, जो भारत ने जो जीएसटी के का जो मॉडल लिया है, भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा वाला मॉडल है। कनाडा में जो जीएसटी का जो टैक्स का रिजिम है, जो टैक्स रिजिम कनाडा में जो टैक्स जिस तरीके से है बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया है जीएसटी का, वही सेम उसी वही वाला मॉडल हमारे यहाँ उपयोग में है अभी वर्तमान में, है ना। इंडिया का जो है इंडिया बेस्ड ये। और इसमें दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि किस कमेटी की सिफारिश पे आई थी, तो कमेटी का इस पर काम की थी केलकर कमेटी, है ना, केलकर कमेटी थी, है ना, केलकर कमेटी। ये थोड़ा सा पीपीटी बनाने में दिक्कत, जिन्होंने बनाया उन्होंने गलत बनाया होगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये केलकर कमेटी जो है, कमेटी कौन है, केलकर कमेटी है। और देखिए मान लीजिए बहुत लोग आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो है इलीगल तरीके से जो जीएसटी वगैरह पे नहीं करते हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटी पे नहीं करता है तो उसको 5 ईयर्स, है ना, 5 साल के लिए कारावास हो सकता है ना। इसमें दो चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। एक तो ये किस मॉडल पे है, तो मॉडल है कनाडा मॉडल। भारत में जो जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा मॉडल है। और ये कमेटी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखें कि केलकर कमेटी है ना। तो केलकर कमेटी और कनाडा मॉडल, 5 साल के लिए जेल हो सकती है। अब देखिए, अब जो जीएसटी रिजिम है इसमें स्लैब्स बनाए गए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मतलब तरीके से उस पर मतलब टैक्स लगते हैं। तो इसमें स्लैब्स जो हैं, तो ये 5 स्लैब्स हैं। एक तो 5% है ना, 5% है, फिर 12% है, 18% है, 28%। ये 5 स्लैब्स हैं जीएसटी के अंतर्गत। कुछ वस्तुओं पर 5% का टैक्स लगता है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं। फिर कुछ वस्तुओं पर जो मीडियम, जो ऐसे सर्विस या वस्तुएं हैं जो मतलब मीडियम फैमिली के लिए है या मीडियम चीज़ों के अंतर्गत मतलब आते हैं, तो उसको 12% लगता है उस पर। और जो वीआईपी सर्विसेज हैं या
ज़्यादा महंगे सर्विस हैं उस पर देखिए 18% है, 28% है। तो आप स्लैब याद रखें, क्या क्या है, 5, 12, 18, यहाँ पे देखिए ना, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, इसको याद रख लेना। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में 0% भी टैक्स GST लगता है। तो उस पर कुछ जैसे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर, जैसे कि सैनिटरी पैड है उस पर जो है GST नहीं लगाए जाते हैं, है ना। कुछ मेडिसिन पे GST नहीं लगता है। और भी सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर नहीं लगता GST। आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये तो हो गया GST। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या है GST के अंतर्गत। देखिए टाइप्स है, तो टाइप्स पहले हम देख लेते हैं कि GST में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ट्रांसफ़र होता है इसमें टैक्स का, है ना। ट्रांसफ़र ऑफ द टैक्सेस होते हैं इसमें, है ना। तो वैट, सही है, GST के पहले आया था वैट, वैल्यू एडेड सर्विस कहते हैं इसको, वैट, है ना। इसके पहले वैट था, इसको कहते थे वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद आता है GST, है ना। अब GST के अंदर अगर देखिए एग्जाम्पल समझा दूँ मैं आपको कि मान लीजिए 50 रुपये का, 50, 60, 100 रुपये मान के चलते हैं, है ना। कोई भी वस्तु है जो 100 रुपये का है ना। 100 रुपये का कोई वस्तु है, ये एक पॉइंट है, मतलब कोई व्यक्ति है जो 100 रुपये में प्रोडक्ट या तो बनाता है या खरीदता है। चलिए इसके इधर के बातें हम भूल जाते हैं, है ना। इसको जीरो मान लेते हैं, इधर कुछ नहीं है, ये 100 रुपये है, यहाँ से हम सोचे चलते हैं। ये कोई पॉइंट बी है, कोई बी व्यक्ति है, वहाँ पे 110 में बिका, 10% मान लीजिए लगाते एग्जाम्पल, 10%, 110 में बिका। अच्छा, फिर सी पे गया, फिर इसका भी जो है सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट पर जाके देखिए तो यहाँ पे फिर से 10% बढ़ गया, है ना। 10% यहाँ पर बढ़ गया, देखिए यहाँ प्लस 10%, फिर यहाँ पे 10%, यहाँ पे फिर यहाँ पे 10% बढ़ा यहाँ पे, तो ये हो गया कितना, 121, है ना। 110 का 10% कितना हो गया, 121। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें जो इंक्रीज हो रहा है 100 रुपये है, इस पर जो टैक्स लगा था पहले वो तो लगा ही था, है ना। सरकार ने टैक्स तो इस ए पे लगाया था ना। टैक्स लगाया किस पे, इस पे। दो चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आएगा कि एक कैसे ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, और दूसरा है कि इसमें टैक्स का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है ना। तो इस पर देखिए वैट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें देखिए ए पे लग रहा है ना। टैक्स तो लगा किस पे, इंसिडेंस किस पे हुआ, पॉइंट ए पे, और यहाँ से तो 10% जो टैक्स लगा यहाँ से चला गया यहाँ बी पे, और पे किया किसने, सी पे। मान लीजिए सी लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट है, ये इसको कंज्यूम करता है या यूज करता है, जो भी है कंज्यूमर के रूप में। तो जो 10% जो है, 10% जो बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, जो टैक्स है वो पे कौन कर रहा है, सी कर रहा है। मतलब कि जिस पे लगा टैक्स लगा था ए पर, है ना। जैसे कि GST रिटर्न भरा जाता है, आपने सुना। मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि मान लीजिए ए पे टैक्स लगा तो इसने तो दे दिया होगा, तो फिर ये किसको देगा, है ना। देखिए पैसे तो यहीं से आते हैं, तभी तो GST रिटर्न का प्रावधान है ना। GST में पहले व्यक्ति जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, पहले GST पे करता है, फिर उसके बाद GST रिटर्न वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, फिर सरकार उसको पैसे दोबारा मिल जाती है, सरकार वापस करती है, और उसमें और भी प्रावधान है। तो ये तो हो गया, इसलिए ये क्या कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स है। और दूसरा इसमें देखिए ट्रांसफ़र हो रहा है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रहा है टैक्स का, तो इसलिए GST जो है डायरेक्ट, ये मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अब चलते हैं हम अपने टाइप्स की, कितने टाइप्स हैं, है ना, टाइप्स ऑफ GST। देखिए GST के मुख्यतः 3-4 टाइप्स है ना। अब 3-4 टाइप इसलिए कह रहा हूँ, एक तो चलो हो गया CGST, है ना। अब CGST किसको कहता है, तो बहुत आसान है, इसमें आप समझ लीजिए। देखिए CGST, GST में अगर देखिए GST में क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार उसको लगाती है, इकट्ठा करती है, तो उसको कहते हैं CGST। और राज्य सरकार अगर को मिलता है अगर वो टैक्स, तो उसको कहते हैं SGST। और अगर
मतलब एक होता है IGST, इंटीग्रेटेड GST, है ना। इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार तो लेती है लेकिन बांटती है उन राज्यों को जहाँ पे वो प्रोडक्ट का बिक्री होता है। और एक होता है चौथा UTGST, जो यूनियन टेरिटरी में जो है ना, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में जो GST लगता है उसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं ना। तो देखिए कितना आसान है ना। 4 तरह के GST होते हैं, अगर या तो 3 GST कर सकते हैं, जैसे कि जो स्टेट GST है उसी को तो UTGST भी कह सकते हैं ना, जो जहाँ पे विधानसभा है ना, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहीं पे तो GST वगैरह होगा। नहीं तो केंद्र सरकारी, तो केंद्र शासित प्रदेशों को तो केंद्र सरकार ही नियंत्रित करती है। तो दोबारा से इसको समझ लेते हैं। GST के देखिए 4 प्रकार। एक होता है CGST, है ना, सेंट्रल GST, केंद्र सरकार इकट्ठा करेगी। दूसरा है स्टेट GST, ये कौन इकट्ठा करेगा, ये करेगा राज्य सरकार। और एक होता है UTGST, ये कौन इकट्ठा करेगा, यूनियन टेरिटरी, है ना, उस यहाँ पर जो सरकार है वो इकट्ठा करेगी। एक है इंटीग्रेटेड GST, है ना, IGST, उसको कौन इकट्ठा करता है, वो इकट्ठा करेगा केंद्र सरकार ही, लेकिन उसको उसमें से बांट देता है, उसको देता है किस राज्य को, जहाँ पे प्रोडक्ट का बिक्री हुआ रहता है। समझ गए होंगे। अब इसको समझते हैं बारी बारी से। देखिए CGST जो है सेंट्रल GST है। इसमें जो है सेंट्रल, इसका नाम है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, से बता ही दिया हम आपको। तो ये तो केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। एक होता है SGST, है ना, इसका पूरा नाम है, देखिए, स्टेट गुड सर्विस टैक्स कहते हैं इसको। इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है। फिर एक होता है IGST, है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, IGST में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसको समझ लेते हैं। SGST, मान लीजिए बिहार है ना, बिहार में कोई वस्तु बनता है, कोई प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज़ बनता है, तो प्रोडक्शन जो है बिहार में हो रहा है ना। बिहार में प्रोडक्शन हुआ और बिहार में ही जो है सेल हो गया। मतलब कंज्यूमर जो है बिहार का ही कंज्यूमर नहीं इसको कंज्यूम किया, है ना। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बिहार में, इंडस्ट्री जो है बिहार में है, यहीं बनता है और यहीं पे सेल हो जाता है। तो बिहार सरकार जो है GST इकट्ठा कलेक्ट कर ली, GST कलेक्ट किसके द्वारा, बिहार सरकार द्वारा। तो इसको कहेंगे, बिहार क्या है, राज्य है, स्टेट है, तो इसको कहेंगे स्टेट SGST। ठीक, ये समझ गए होंगे। दूसरा, एक तो एक हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे केंद्र सरकार इकट्ठा करती है टैक्स। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ये कलेक्ट करती है टैक्स, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इसने कलेक्ट किया टैक्स, किसने की, इसने कलेक्ट किया टैक्स, तो इसको कहेंगे CGST, है ना। CGST हो गया। तीसरा जो है, तीसरा देखिएगा यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है IGST समझने के लिए। होता क्या है कि मान लीजिए यूपी में कोई, उत्तर प्रदेश में कोई वस्तु का प्रोडक्शन होता है, कोई प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन हो रहा है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बिक कहाँ रहा है, सेल कहाँ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है ना। कोई भी दूसरे राज्य में हो रहा है, मतलब यूपी में तो नहीं हो रहा है ना, हरियाणा में हो रहा है ना। क्या हो रहा है, हरियाणा में। तो अब इसमें दिक्कत हो जाएगी। अब ये होगा कि यूपी सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करे कि हरियाणा गवर्नमेंट कलेक्ट करे। तो यहाँ पे क्या होगा, राज्यों के बीच में विवाद आ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि ये वाला जो टैक्स है, जो प्रोडक्ट बना तो यूपी में है लेकिन बिका कहाँ पे, हरियाणा में, सेल हुआ कहाँ पे, हरियाणा में। तो इस पे जो टैक्स लगता है ये केंद्र सरकार जो है ये कलेक्ट करती है ना। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इसी को कहा जाता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है ना। समझ गए होंगे आप। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। देखिए,
यहाँ पर देखिए, एक बार इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। CGST, GST, मान लीजिए 18% कोई वस्तु है या कोई सर्विस है, उस पर 18% का जो है GST चुकाना है। तो ये एग्जाम्पल के चलते हैं 18%। 18% जो स्लैब है ना, जो 18% स्लैब है, इसको लेकर चलते हैं एग्जाम्पल में है जज। तो CGST जो है, कोई वस्तु है, इस पर सीधे क्या करेगा सरकार ने, 18% GST लगा दिया, ठीक है। ये तो हो गया CGST। प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट है, इस पर 18% GST लगा दिया सरकार ने, केस 1। अब 2 में आ जाइए, SGST, SGST है ना, SGST है। अब इस पे जो है सरकार क्या करती है कि राज्य सरकार जो है 18% की GST लगा दी। तो ये समझ में आ गया। तीसरा देखिए, इंटीग्रेटेड IGST है ना। इसमें क्या है कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है कि मतलब कोई प्रोडक्ट होता है तो उस पर एक ही बार 2 GST लगता है। तो दोबारा समझाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, 18% GST, यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए ये GST है, जो GST है, तो 18% मान लीजिए GST स्लैब लेकर चल रहे हैं हम। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, देश में कहीं बनता है ना। अब इस पर, अब ये बिक रहा है, किसी भी राज्य में बिक रहा है, तो अगर बिक गया तो इस पर क्या होगा, 18% का GST लगेगा, है ना, 18% GST। तो कैसे लगेगा, इस पर 9% GST बढ़ जाता है, किसके लिए, CGST है ना, और 9% हो जाता है, 9% हो चला जाता है CGST पे, मतलब केंद्र सरकार ले लेती है, और 9% जो है वो चला जाता है स्टेट, SGST है ना। ये समझ लीजिए, प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट जो है वो अगर वो बिक रहा है किसी भी राज्य में, तो जिस राज्य में बिक रहा है, मान लीजिए बिहार में जा रहा है, बिहार में जो है बिक रहा है, तो यहाँ पे जो है 18% पे बिक रहा है, तो 9% जो है CGST और 9% SGST। जब मान लीजिए अभी आप कहीं जाते होंगे मॉल वगैरह में, या कहीं पे कुछ खा रहे होंगे, पिज़्ज़ा पॉइंट वगैरह में जाते होंगे, वहाँ कुछ खा रहे हैं, तो आप देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है सीधे तौर पे SGST कट रहा होगा और CGST भी कट रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब IGST में हम समझा रहे हैं कि इसमें क्या था। मान लीजिए ये भी 18% लेके चल रहे, वो जो प्रोडक्ट है वो भी 18% है। कहाँ बन रहा था, ये यूपी में बना, है ना, यूपी में बना और बिका कहाँ, हरियाणा में। तो इसमें फ़ायदा हरियाणा को होता है, यूपी को नहीं है। मान लीजिए यूपी में बना, ठीक है, तो 18% जो लगेगा, ये एक तो केंद्र सरकार क्या करी, इसको कलेक्ट करी, कौन, केंद्र सरकार कलेक्ट कर लिया। अब केंद्र सरकार ने जो 18% जो कलेक्ट किया इस पर GST ना, इसमें से 9% खुद ले लेती है, केंद्र सरकार लेती है 9%, है ना, केंद्र सरकार। और इसमें से 9% जो है ये दे देती है उस राज्य को जिस राज्य में सेल हुआ है ना, मतलब हरियाणा को मिलेगा 9%। तो प्रोडक्ट किसी भी राज्य में बने, लेकिन जिस राज्य में बिक रहा है उस राज्य को ही जो है उसमें से आधा परसेंटेज मिलता है ना। तो ये होता है IGST। अब UT GST सेम राज्य GST जैसा ही है, स्टेट GST जैसा ही है। जैसे कि स्टेट GST है वैसे ही UT GST है। अब यूनियन टेरिटरी मान लीजिए दिल्ली है, अब पूरे भारत में जो है 3 ही तरह के राज्य UT हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। जैसे एक तो दिल्ली हो गया, एक पुडुचेरी हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर है जो अभी हाल ही में UT बनाया गया है। तो इन 3 राज्यों में जो है 3 UT में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। तो यहीं पे जाहिर सी बात है कि यहीं पे जो है UT GST होता होगा, है ना। तो ये तो हो गए हम लोग GST वगैरह समझ गए मेरे ख्याल से। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, है ना। तो एक बार फिर से आपको बता दूं मैं कि 4 प्रकार का GST होते हैं, CGST, SGST, UT GST और IGST, है ना। जो केंद्र सरकार कलेक्ट करता है ना, उसको कहते हैं CGST। जो राज्य सरकार कलेक्ट करती है SGST। जो केंद्र सरकार कलेक्ट तो करती है लेकिन वो साझा करती है किसके साथ, जिस राज्य में उस प्रोडक्ट का सेल हुआ है, बिका है, कंज्यूम हुआ है जिस राज्य में, है ना, तो उसको कहते हैं IGST, इंटीग्रेटेड GST।
और एक होता है यूटी जीएसटी, जहाँ मान लीजिए किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर जीएसटी का कलेक्ट हो रहा है तो यूटी जीएसटी है ना, ये समझ गए आप। अब इसमें देख लेते हैं, देखिए अब थोड़ा कुछ फंडामेंटल बेसिक थोड़ा है, फंडामेंटल नॉलेज है, इसको थोड़ा देख लीजिए। अब एक होता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का हमारे संविधान में प्रावधान है 279A है ना, जीएसटी काउंसिल के बारे में दिया गया है। और ये जो कि मेंबर होते हैं इसमें 33। अब 33 लोग अब लगेगा वो कि कैसे याद होगा, तो आपको बता दूँ जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर, आपको मैं काउंट करा देता हूँ। जैसे देखिए, एक हो गए फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री, एक है ना, एक हो गए। दूसरा देखिए, एक होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री जो फाइनेंस से संबंधित हैं, 2 हो गए। 28 राज्य हैं देश के अंदर, तो 28 राज्यों के वित्त मंत्री कितने हो गए, 30। और 3 यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर 3, कितने हो गए, 33 है ना। तो कितना आसान है, तो ये आप याद कर सकते हैं ऐसे। देखिए ये हो गए हमारे, ये हो गया जीएसटी काउंसिल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।